कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान, तहरीर इलियास मजीद शेख। खुदा के लिए इस मुल्क से खेलना बंद करें के उन्वान से लिखते हैं, दुनिया में लगभग 207 ममालिक हैं। इनमें से एक मुल्क ऐसा भी है जो रकबे के एतबार से सबसे बड़े मुल्क रूस से 10 गुना छोटा है। ये मुल्क मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। खुबानी, कपास और गन्ने की पैदावार में दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। प्याज और दूध की पैदावार में 5वें नंबर पर है। ये मुल्क दुनिया में 6ठे नंबर पर खजूर और 7वें नंबर पर आम पैदा करता है। ये मुल्क दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा करता है और 8वां बड़ा मुल्क है। गंदम पैदा करने वाला 7वां, मीठे और रसीले किन्नू पैदा करने वाला 10वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में कोयले के ज़खायर चौथे और तांबे के ज़खायर 6ठे नंबर पर हैं। ये एशिया में गैस के 7वें बड़े ज़खायर रखता है। ये मुल्क फौजी एतबार से दुनिया का 7वां ताकतवर मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। इसके बावजूद ये मुल्क अपने क़याम से अब तक गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत से जान नहीं छुड़ा सका, क्योंकि ये मुल्क नाअहलों, नालायकों, मुल्क फरोशों, लोटों और लुटेरों में नंबर 1 है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का शुमार अपने वसाइल और अफरादी क़ुव्वत के एतबार से दुनिया के टॉप 10 ममालिक में होता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान माशी एतबार से कमज़ोर, गरीब और बैरूनी ममालिक का दस्तनिगर क्यों है? दुनिया के बेहतरीन वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान की GDP 42वें और फीकस आमदनी 177वें नंबर पर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की करप्ट अशराफिया है, जिसने 75 बरसों में इस मुल्क को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जर्नल्स और जज रिटायरमेंट के बाद किसी तरक्की याफ्ता मुल्क सेटल हो जाते हैं, जहां उनकी औलादें और लूटी हुई दौलत के बैंक अकाउंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। इसीलिए दुनिया अब ये समझ चुकी है कि चंद खानदानों, उनके वफादार ब्यूरोक्रेट्स और निज़ाम की दीगर ताकतों से मामला तय कर लिए जाएं तो इस मुल्क को जिस तरह चाहें नोचें, कोई नहीं पूछेगा। ये लोग अपने एक पाव गोश्त की खातिर पूरा ऊंट ज़िबा करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ शरीफ और ईमानदार आदमी का रास्ता रोका जाता है। जो शख्स भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है उसे काम नहीं करने दिया जाता, खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। पाकिस्तान करप्शन के एतबार से दुनिया भर में 140वां बदतरीन मुल्क बन चुका है। यही वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आने से डरता है। अगर कोई भूले भटके से आ भी जाए तो हमारे बाबू ऐसी घुम्मन घेरियों में डालते हैं कि वो चकरा कर रह जाता है। अलबत्ता अगर उन्हें कोई हड्डी डाल दे तो फिर उसकी फाइलों के पहिए लगा देते हैं। इसलिए तमाम तर पुरकशिश वसाइल के बावजूद पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क नहीं बन सका। पाकिस्तान के हुक्मरानों को करप्शन के जरिए माल बनाने से फुर्सत मिले तो वो ये मुल्क तरक्की की और आवाम की खुशहाली का सोचें। मुझे सिंगापुर जैसे बयाबां और पथरीले मुल्क की तरक्की हमेशा मशहूर लगती है। जदीद सिंगापुर के बानी ली कुआन जनरल ज़ियाउल हक के दौर से पाकिस्तान आते रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान बेहद पसंद था। पाकिस्तान के चंद ऐसे पढ़े लिखे सियासतदानों में से मुशाहिद हुसैन सैयद को भी ली कुआन बहुत पसंद है। ये चाहते थे कि पाकिस्तान को भी सिंगापुर की तरह सनती और जदीद कारोबारी खतूत पर इस्तवार किया जाए। 1998 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिंगापुर का दौरा किया। उन दिनों सिंगापुर का एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। सिंगापुर की जदीद बंदरगाह दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एशिया का गेटवे का काम कर रही थी। नवाज शरीफ ने ली कुआन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ली कुआन 1999 में पाकिस्तान तशरीफ लाए। उन्हें कराची में इस्तकबालिया दिया गया। उन दिनों ममनून हुसैन सिंध के गवर्नर थे। ली कुआन ने मुलाकात के दौरान काबीना के एक वजीर से पूछा कि हम कराची एयरपोर्ट को सिंगापुर की तरह कैसे जदीद बना सकते हैं। ये एक संजीदा सवाल था, लेकिन ली कुआन ने ज़बरदस्त कहका लगाया और देर तक हंसते रहे। हालांकि ये बात सिफारती प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। ली कुआन ने टिश्यू पेपर से आंखों का पानी साफ किया। सवाल करने वाले वजीर की जानिब देखकर हैरान कुन इंकशाफ कर डाला। उन्होंने बताया कि हमें सिंगापुर पोर्ट पाकिस्तान के एक साबिक एडमिरल सईद ने डेवलप करके दी है। बल्कि ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप कराची एयरपोर्ट क्यों नहीं डेवलप कर सके। ये हाजरीन के लिए शर्मिंदगी का मकाम था, लेकिन शर्मिंदगी के इस एहसास को पाने के लिए कौमी गैरत का होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस हमारे हुक्मरान ये एहसास गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे जौहर काबिल हैं जो कदर ना होने के बायस मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं।
मैं ذاتی طور پر ایسے سینکڑوں پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو صرف اس وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے کہ انہیں یہاں ایمانداری سے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن جیسے ہی انہیں بہتر نظام میں کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے ان ملکوں کی تقدیر بدل دی۔ اس ملک میں ٹیلنٹ کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ عام پاکستانی صرف ٹیکس، بجلی کے بل اور قربانیاں دینے کے لیے ہے۔ یہ اشرافیہ اسے حق دینا تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ جس بھی دفتر میں چلے جائیں، رشوت دیے بغیر کام کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب تو ہر کام کا ریٹ مقرر ہے۔ وزیروں، مشیروں، افسروں نے میٹنگ پوائنٹ بنا رکھے ہیں۔ آپ اگر پاسپورٹ بنوانے چلے جائیں، آپ نے گاڑی رجسٹر کرانی ہے، آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، تو اس دفتر کے باہر کھلے عام ایجنٹ گھومتے ملیں گے۔ وہ آپ کو کام کا ریٹ بتائیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ مک لیں تو یہ آپ کا کام چٹکیوں میں کرا دیں گے، ورنہ آپ مہینوں دفتر کے چکر لگاتے رہیں گے اور آپ کی فائل پر بے سروپا اعتراضات لگتے رہیں گے۔ یہ کرپشن اور کرپٹ سوچ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اس وقت ملک جس بحران سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کا صحیح طرح ادراک ہی نہیں۔ حالت یہ ہے کہ اب دنیا پاکستان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب، جس نے ہر اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ سب کا ایک ہی اعتراض ہے کہ ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں، ملک سے کرپشن کو ختم کریں۔ ہم کب تک دنیا کے سامنے اپنا دستے سوال دراز رکھیں گے؟ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کرپشن، بے ایمانی اور دھوکے جیسے الفاظ اپنی ڈکشنری سے کھرچنے ہوں گے، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر آ چکا ہے۔ کراچی پورٹ پر پیٹرول کے کارگو موجود ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس LCs کھولنے کی رقم کا بندوبست ہی نہیں ہے۔ ملک پیٹرول کی قلت اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہونے جا رہا ہے، لیکن ہماری سیاسی اشرافیہ اقتدار کی لڑائی میں مصروف ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہر صورت اقتدار چاہتے ہیں۔ اس لڑائی میں ملک داؤ پر لگ چکا ہے۔ بس ایک قدم آگے سری لنکا ہے۔